प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक आपदा प्रबंधन के तृतीय अध्याय सुनामी जानलेवा समुद्री लहरों का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर। अर्थात आप जानते हैं बंदरगाह होता है समुद्र के किनारे, यानी कि समुद्र के किनारे को आने वाली लहर। इनका प्रमुख कारण होता है भूकंपों, भूकंप का आना, नहीं समुद्र के अंदर भूकंप का आना या बाहर भूकंप का आना, ज्वालामुखियों के फटना इत्यादि। प्रिय छात्र छात्राओं, सुनामी का भूकंप व उसके विनाश के विषय में आप लोग इससे पूर्व अध्याय में अवगत हो चुके हैं। सुनामी का उद्भव समुद्र में आए भूकंप का परिणाम होता है, जिनकी तरंग दैर्घ्य 600 किलोमीटर होती है तथा इनकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रिय छात्र छात्राओं, गहरे समुद्र में इनकी लहरों का ज़्यादा आभास नहीं होता है, लेकिन किनारे पर आते आते इनकी लहरें 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची भी हो सकती हैं। ये समुद्र तटीय इलाकों में भयंकर या विकराल रूप में होती हैं और भयंकर विनाश करती हैं। और जब ये लहरें वापस जाती हैं तो अपने साथ जो भी इनके चपेट में आता है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई जीव जंतु हो या कोई वस्तु, उसके अपने साथ बहा के ले चलती है। प्रिय छात्र छात्राओं, पृथ्वी का स्वरूप वर्ष 2004 में जल के नीचे आए इस भूकंप ने, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 थी, पृथ्वी को अंतरिक्ष में हिला दिया। इसका कारण बहुत सारी ऊर्जा का अकस्मात निकलना था। केंद्र में पृथ्वी का उभार जरा सा कम हो गया और फलस्वरूप इस्पत रेखा का पृथ्वी का व्यास भी कम हुआ। उत्तरी ध्रुव में भी अपनी जगह से खिसक गया और कुछ दिन माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। पृथ्वी का घूर्णन जरा सा स्पीड पकड़ गया, यानी कि तेज हो गया। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस पृथ्वी में लाए। प्रिय छात्र छात्राओं, सुनामी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ सुनामी लहरें वृत्ताकार होती हैं, बृहदाकार होती हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है और मुख्य भूमि में कई सौ मीटर तक अंदर प्रवेश कर जाती है। निचले सागर तट के इलाके सुनामी की चपेट में आते हैं। सुनामी लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं। प्रायः सबसे पहले आने वाली लहर उतनी विशाल नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जो कंटिन्यू लहरें आती हैं उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। तटवर्ती मैदानी इलाकों में सुनामी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो व्यक्तियों के दौड़ने की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो हम दौड़ने की स्पीड है उससे काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी पलट जाता है और समुद्र तल नज़र आने लगता है। इससे सुनामी आने की संभावना होती है। सुनामी लहरें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। सुनामी लहरें अपनी भयावह शक्ति से विशाल चट्टानों, नौकाओं व अन्य प्रकार के मलबे को भूमि से कई सौ मीटर तक ढकेल देती हैं अथवा वापस आने पे खींच भी लाती हैं या इन्हें ध्वस्त कर देती हैं। सुनामी लहरें दिन हो या रात किसी भी समय आ सकती हैं। सुनामी लहरें समुद्र से मिलने वाली नदियों और जलधाराओं में पहुंचकर नदियों उनमें उफान पैदा कर देती हैं। ये छात्र छात्राओं, सुनामी से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, यानी कैसे हमें पता लगता है। प्रिय छात्र छात्राओं,
समुद्र तटीय इलाकों में यानी सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में यदि आपका घर है, विद्यालय है, कार्यस्थल है या अन्य स्थान जहां आप आते जाते हैं सुनामी के खतरों से आशंकित हैं, तो वहां के बचाव रास्तों को हमें योजनाबद्ध तरीके से खोज के रखना चाहिए। यानी हमें एक रास्ते पर या दो रास्तों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अन्य रास्तों, ताकि आपदा आने पर हम उन रास्तों से वहां से निकल सकें। सुनामी की घटना के दौरान परिवार के लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो परिवार को फिर एकत्र करने के लिए एक आकस्मिक संचार व्यवस्था का हमारे पास या वैकल्पिक संचार व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, राज्य के बाहर रहने वाले किसी रिश्तेदार इत्यादि को इसकी सूचना होनी चाहिए। हमें ऊंचे भवन या मजबूत कंक्रीट से बनी भवनों को सुरक्षित स्थान के रूप में उनकी छतों को प्रयोग में ला सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, बाढ़ को रोकने के लिए सतर्क रहें। आवास अथवा कार्यालय को सुनामी रोधक बनाने के लिए इंजीनियर की सलाह लें। यानी हम मकान बनाएं, कार्यालय बनाएं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी भवन निर्माण करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय इंजीनियर की उचित सलाह लेनी चाहिए और उचित मटेरियल का प्रयोग करते हुए बनाया जाना चाहिए। सुनामी के दौरान प्रिय छात्र छात्राओं, सुनामी की चेतावनी सुने। यानी गवर्नमेंट या जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है या आपदा विभाग है, ये समय समय पर सूचना देता रहता है, तो हमें उनकी चेतावनी सुननी नहीं है और आप सुनिश्चित कर लें कि आपके परिवार के सदस्यों की इसकी जानकारी है या पड़ोसियों की इसकी जानकारी है या नहीं है, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। यदि आप सुनामी की आशंका वाले क्षेत्र में हैं, तो अपने परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं और सुरक्षित ढंग से वहां से चले जाएं। साथ ही अपने पशुधन इत्यादि को भी वहां से ले जाएं। यदि आप स्थान छोड़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अपने परिवार के साथ साथ अपने पशुओं को भी ले जाएं। यदि आप समुद्र तट या समुद्र के पास हों, तो आपको धरती के कांपने का आभास हो, तो चेतावनी की घोषणा की प्रतीक्षा न करें और तुरंत वह स्थान छोड़ दें। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि आप समुद्र के जल बीचों बीच में हैं, तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जो बीच समुद्र है जहाँ गहराई ज़्यादा होती है, वहाँ लहरों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें जो भी बंदरगाहों के निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए और किनारों की ओर नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि किनारों पर, समुद्र के किनारों पर ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव होता है। ऊंची बहुमंजिला मजबूत कंक्रीट इमारतें जैसे होटल इत्यादि को सुरक्षित स्थान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय रेडियो और टेलीविज़न से संकट के बारे में ताज़ा सूचना लेते रहने चाहिए, यानी कि अपडेट रहना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि हम या आप किसी नौका अथवा जहाज में हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि आप जहाज में हैं, नौका में हैं, समुद्र में हैं, तो वहाँ इनका प्रभाव कम होता है और वहाँ से हमें किनारे की ओर नहीं लौटना चाहिए। और जो भी हमारे बंदरगाह से डिपार्टमेंट से जो भी वहाँ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए और सामान्य स्थिति होने पर ही हमें वापस आना चाहिए। तट पर सुनामी के आरंभिक हमले के बाद विकराल लहरों के प्रहार अथवा जल राशि के कारण बंदरगाह का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। तट पर लौटने से पूर्व जो हमारा प्राधिकरण है, यानी कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनका कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अब है सुनामी के पश्चात क्या करना चाहिए। छात्र छात्राओं, रेडियो अथवा टेलीविज़न पर खतरे के बारे में प्रसारित ताज़ा बुलेटिनों, यानी बुलेटिन माने समाचार, को ध्यान से सुने। सड़क, पुल तथा अन्य स्थान जो क्षतिग्रस्त हो गए उनकी जानकारी के बाद ही प्रयोग करें। यानी कि कोई भी वहाँ से पुल पे होकर हमें निकलना है या कोई मकान में रहना है, तो हमें ये देखना है कि जो डिपार्टमेंट है, आपदा प्रभावित डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने उसको ओके करा है, तभी हमें उनमें प्रवेश करना चाहिए या उनका प्रयोग करना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें, अन्यथा उनको संसूचित जल, टूटी फूटी सड़कों, भूस्खलनों, दलदलों, अन्य संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पशु इत्यादि की डेथ हो जाती है, तो जब तक उनका निस्तार नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ, यानी संक्रामक बीमारियाँ फैलने का भी डर होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत जरूरी होने पर ही टेलीफोन का प्रयोग करें। आपदा की स्थिति में टेलीफोन लाइनें व्यस्त रहती हैं, यानी कि अति आवश्यक वर्क हो तभी हमें क्या करना चाहिए, फ़ोन करना, मोबाइल प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा हमें प्रशासन द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं उनका पालन करते रहना चाहिए।
पानी से घिरी इमारतों के अंदर प्रवेश बिल्कुल ना करें। पानी भी इमारत की नींव को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि पानी जब धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रिसता रहता है और उसकी नींव को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण इमारत कभी भी गिर सकती है, तलों में दरारें पड़ सकती हैं या दीवारें गिर सकती हैं। प्रिय छात्रों, भवनों और घरों में पुनः प्रवेश करते समय अत्यंत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। आपदा आने के बाद आमतौर पर पाँव पर चोट लगने की घटनाएं होती हैं, अतः हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, नहीं हमें जूते इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सब सामान अस्त व्यस्त होता है। कहीं कंकड़ पत्थर ठोकर इत्यादि लगने से चोट की संभावनाएं होती हैं, इसलिए हमें हमेशा नंगे पैर कभी भी ना चलें और हमेशा जूतों का प्रयोग करें। इमारतों का मुआयना करते समय बैटरी, लैंटर्नों और फ्लैश लाइटों का प्रयोग करना चाहिए। मोमबत्तियों का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, इससे आग लगने का खतरा बना रहता है। यानी कि हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी लाइट का प्रयोग करना चाहिए और मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीवारें, फर्श, दरवाजे, सीढ़ियाँ, खिड़कियों की जांच व इमारत के अन्य क्षति का आकलन कर लेना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें इमारत रहने के योग्य है अथवा नहीं है। प्रिय छात्राओं, आग लगने की खतरे की भी हमें जांच करनी चाहिए, जैसे गैस लाइनों का टूटना, रिसना, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, लाइनों में पानी का प्रवेश, विस्फोटक सामग्री में पानी के साथ बहकर अथवा आग लगने के मुख्य कारण हो सकती है। यानी कि आपदा आने के बाद मकान अस्त व्यस्त हो जाता है तो उसकी जो लाइनें होती हैं, चाहे वो बिजली की लाइनें हों, चाहे गैस पाइप की लाइनें हों, या अन्य कोई घर में रखा विस्फोटक पदार्थ है, उससे भी नुकसान हो सकता है। प्रिय छात्राओं, गैस रिसने की जांच, यदि रिसाव हो तो आवास की सभी खिड़कियां व गेट खोल देने चाहिए, यानी कि हवा का वेंटिलेशन हो जाना चाहिए, हवा इधर से उधर निकलनी चाहिए, ताकि जो गैस है वो जल्दी से ज़्यादा सरफेस में यानी ज़्यादा वायु में मिल जाएगी और उसका प्रभाव कम हो जाएगा। बिजली प्रणाली की क्षति की जांच कर लें, उसमें जलन की गंध या चिंगारियाँ, टूटे उखड़े तार दिखाई दे तो मुख्य स्विच से, यानी कि जो मेन हमारा स्विच होता है, उसे हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का हमें बिजली का खतरा नहीं लेना चाहिए और एक कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाकर उसकी लाइनों को सही कराना चाहिए। जल, मल निकासी और पानी की पाइपों को क्षति पहुंच गई हो तो ये क्षतिग्रस्त हो या बाथरूम शौचालय का प्रयोग ना करें और प्लम्बर द्वारा ठीक कराने के बाद ही उसका प्रयोग करें। ये छात्राओं, भवन को उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह से उसकी सफाई कर लें, ताकि जो सुनामी के समय बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पानी भरने से पनप गए होंगे, उन बैक्टीरियाओं का क्या हो जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए, इनकी समाप्त हो जाने चाहिए। नहीं तो आपको महामारी फैलने का, संक्रमण का खतरा बना रहता है। पानी के साथ बहकर आए कचरे को कुचलने छड़ी बेलचे का प्रयोग करें। कचरे में पानी के साथ साथ बहकर आए जो विषैले जीव भी मौजूद होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं, विषैले होते हैं, तो वो भी होते हैं, उनसे भी आपको खतरा हो सकता है। प्रिय छात्राओं, इस अध्याय का आज इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसका शेष भाग अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। आप हमारी इस अध्ययन श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य छात्र छात्राओं में इसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद।